अब हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन को डिस्कस किया था ना। अब हमने ये सारे फंक्शन देख लिए थे कि डिफरेंशियल परमेबल बैरियर क्या होता है, कि लिपिड बायलेयर जो नॉन पोलर होती है, वो लिपिड्स, जाहिर सी बात है नॉन पोलर सिर्फ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को ही इंटर करना पसंद करेगी ना, क्योंकि नॉन पोलर है, वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो है ये टेल क्या है इसकी, नॉन पोलर है, तो ये सिर्फ लिपिड सॉल्युबल को पास करना चाहेगी, नॉट क्यों, क्योंकि ये वाटर हेटिंग है। और जो वाटर वाले होंगे वो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू आते जाएंगे, ठीक है। वो सब मैंने बता दिया है डिटेल में, मैंने लास्ट वीडियो में शायद इसको वो पढ़ लिया था लिपिड को वाटर, तो उस वजह से मैंने दोबारा से बता दिया। तो डिफरेंशियल परमेबल बैरियर किस वजह से होता था, लिपिड बायलेयर की वजह से। सेलेक्टिव परमेबल बैरियर किसकी वजह से होता था, मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर, सेलेक्टिव चीज़ें मीन जो वाटर सॉल्युबल थी उसको, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, उसको एज अ रिसेप्टर कौन एक्ट कर रहा था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेशन में क्या होते थे, दोनों प्रोटीन रेगुलेट कर देते, कौन से प्रोसेस को, डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अच्छा, रिसेप्टर साइड के तौर पर कौन एक्ट करता था, जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, वो प्रोवाइड करते थे रिसेप्टर साइड। उनके क्या फंक्शन थे, नर्व इम्पल्स की रिसीव करना, सेंसिटिव होते थे, रिकॉग्नाइज करते एंटीजन को, रिकॉग्नाइज करते थे फूड मटेरियल को, और क्या करते थे, सेल्स जो होते हैं ना वो स्टिक कर जाते थे एक दूसरे के साथ और फॉर्म करते थे टिश्यू। ये रिसेप्टर साइड के फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस मतलब ये सब कुछ करवाता है। एंडोसाइटोसिस क्या, कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट प्ले करते, जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, जो एंडोसाइटोसिस में कौन रोल अदा करता है, ये याद रखना है, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। जो एंडोसाइटोसिस सबको पता होगा, सेल एटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट रोल अदा करता है, ठीक है। अच्छा, फेगोसाइटोसिस जो कि सॉलिड फूड मटेरियल को ईट करेगा, और पिनो जो कि लिक्विड फूड मटेरियल को ईट करेगा। ये मैंने पूरा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। ये पार्ट 3 है सेल मेम्ब्रेन की। हिंस मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ सेल सरफेस मेकर, ठीक है, सॉरी मार्कर। हेंस मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, अब मैंने मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का क्या बताया कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एंडोसाइटोसिस करवाता है। अब इस वजह से ये कह रहे हैं। और पिनोसाइट, फेगो मतलब अगर सॉलिड फूड पार्टिकल अंदर जाएंगे, पिनो ये सब। अब ये कह रहे हैं हेंस है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट किसके तौर पर एक्ट करता है, सेल सरफेस मार्कर के तौर पर, ठीक है, सेल सरफेस। जैसे कि ये इस तरह से अंदर आ गया था ना, इसके अंदर मैंने बताया था, तो इस वजह से कह रहे सेल सरफेस मार्कर के तौर पर करता है कौन, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। ये तो एंट्री टेस्ट एमडी कैट में भी आ चुका है कि मेम्ब्रेन का। अच्छा, तब बच्चों ने रट्टा लगाया होगा, उनको नॉलेज, उनको पता नहीं होगा कि वाई इज कॉल्ड सेल सरफेस मार्कर, बिकॉज मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट रोल इन एंडोसाइटोसिस, इस वजह से इसको कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक डायनामिक स्ट्रक्चर है ना। डायनामिक स्ट्रक्चर मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या पढ़ा था कि देखो ये देखो ये स्ट्रक्चर यूं होता जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, उसके साथ जो है ये देखो ये क्या है, एक सी ऑफ लिपिड है जिसमें प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल क्या है, इम्बीडेड हुए होते हैं। मतलब सी ऑफ प्रोटीन में वो प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह से थे, सी के अंदर इम्बीडेड थे। जैसे कि ये देखो ये प्रोटीन, ये पूरा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूं करके, उसके साथ ये सब कुछ यूं जा रहे हैं। देखो ये मूवेबल फॉर्म दिखाई हुई है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो डायनामिक स्ट्रक्चर इसी कहते हैं, डायनामिक मतलब डायनामिक क्या होता है, मूवेबल फॉर्म ना। मतलब ये ऐसे भी नहीं कि हर चलती है इंसानों की तरह फिरती है, मतलब थोड़ा सा इस तरह से इसमें कर्व आते हैं, ये सेल इस तरह से होती, सेल मेम्ब्रेन होती रहती है, ठीक है। अच्छा, तो डायनेमिक स्ट्रक्चर इस वजह से कहते हैं। एंड अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर, कितना डायमीटर होता है, 7 नैनोमीटर, मतलब इसकी जो इसका जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर है। बट इट प्रेजेंट अ बैरियर फॉर मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड पोलर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक बैरियर प्रेजेंट होता है, किसके लिए, मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड पोलर। आयन्स क्या होते हैं, जाहिर से बात है आयंस क्यों बनते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो आयंस और पोलर, इसके लिए बैरियर होता है, क्यों, क्योंकि ये तो लिपिड इन नेचर है, और टेल तो नॉन पोलर है, ये तो वाटर हेटिंग है। वाटर हेटिंग है मतलब पोलर को तो ये गुजरने ही नहीं देगा, और ना ही आयंस को गुजरने देगा। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि इसमें एक बैरियर प्रेजेंट होता है, किसकी मूवमेंट के लिए, आयंस एंड पोलर्स के लिए।
हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का जो टेल पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग, इस वजह से ये बैरियर होगा। वाटर किसके लिए बैरियर होगा? हाइड्रोफिलिक के लिए। उसमें क्या आ जाते हैं? आइंस आ जाते हैं, और मतलब आइंस, मूवमेंट ऑफ आइंस और पोलर हाइड्रोफिलिक, और वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? पोलर है ना। इसके लिए अमाइनो एसिड के लिए विचार क्या होंगे? रेपेल होंगे। रेपेल मतलब उसको गुजरने नहीं देगा, उसको दफ़ा करेगा, रेपेल करेगा, ठीक है। विच आर रेपल बाय नॉन पोलर, नॉन पोलर के ज़रिए वो उसको दफ़ा करेगा कि भाई हमें तो वाटर से नफरत है, हमें तो पोलर नेचर से नफरत है, जाओ तुम तो पोलर नेचर हो। अमाइनो एसिड को कहेगा, ग्लूकोज को कहेगा, और वो रेपेल करेगा, दफ़ा करेगा, किसको? पोलर नेचर्स को, ठीक है। किसके ज़रिए? बाय नॉन पोलर, जो हाइड्रोफोबिक होगा। लिपिड इन मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? अभी बताया है, ये टेल, ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये रिपेल करेगी किसको? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को, पोलर नेचर को। अमाइनो एसिड ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो ये वही बताया जा रहा है। इस वजह से कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक स्ट्रक्चर है और 7 डायमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या है कि एक बैरियर फॉर्म करता है, किसकी मूवमेंट के लिए? आयंस के लिए और पोलर के लिए। मीन हाइड्रोफिलिक, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, ये हाइड्रोफिलिक, ये पोलर इन नेचर है, इनको रिपेल करेगा नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। अच्छा, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट द एक्वस कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एस्केपिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बोलेंगे भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रिवेंट, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एक्वस कंटेंट को, एक्वस कंटेंट ऑफ सेल जो है ना, फ्रॉम एस्केपिंग। अब सेल के अंदर क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल इस इनसाइड दी सेल है, सेल के अंदर एक्वस कंटेंट है ना। एक्वस कंटेंट मतलब हाँ, फ्लूइड इन नेचर जो कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर लविंग होता तो क्या होता? सेल तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन ही हो जाती, उसमें तो सब कुछ बाहर ही निकल जाता और अंदर से कभी आता जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कर रहा है? ये रिपेल कर रहा है पोलर इन नेचर को, ये रिपेल कर रहा है। वरना सेल के अंदर जो एक्वस कंटेंट था वो तो बाहर ही निकल जाता हमारा, अगर ये लिपिड बायलेयर नहीं होती, अगर ये लिपिड बायलेयर नॉन पोलर नहीं होती, अगर ये हाइड्रोफोबिक नहीं होती, वाटर हेटिंग नहीं होती, तो हमारा तो कंटेंट ही बाहर निकल जाता, फिर सेल खाली रह जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ कुदरत की जो है हमारे लिए ही ज़रूरी है, मतलब हमारे लिए ही ज़रूरी बनाई कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि अगर ये प्रिवेंट करती है एक्वस कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एस्केपिंग, कि वो बाहर ना जा सके, इसको प्रिवेंट करती है। क्योंकि अगर ये हाइड्रोफिलिक होता तो सारा कंटेंट ही बाहर निकल जाता सेल का, और बाहर से सारा एक्वस अंदर ही चला आ जाता, ठीक है। तो इस वजह से ये डिफरेंशियल परमेबल में बैरियर है। अच्छा, तो ये बता दिया। हाउ ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस अकर, हाउ ट्रांसपोर्ट एंड मेम्ब्रेन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, और जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस किस तरह से? अब ग्लूकोज की मिकदार सेल के अंदर अब जितनी चाहिए तो उतनी हो गई, अब मज़ीद उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेंटेन कर रहा है ना हर क्वांटिटी को, तो ये मेंटेनेंस होती है। और ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज़ की, जैसे क्या ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्ट। और मेंटेनिंग अक्रॉस मेम्ब्रेन मस्ट स्टिल अकर फ्रॉम अ नंबर ऑफ रीजन्स, ये नंबर ऑफ रीजन्स की वजह से होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है और फिर मेंटेनेंस होती है। किस वजह से होती है? नंबर ऑफ रीजन्स की वजह से होती है। टू ऑब्टेन दी न्यूट्रिएंट्स, क्या ऑब्टेन करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स को। जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज की अगर सेल के अंदर कमी होगी तो क्या होगा? ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होगी ना इनसाइड दी सेल, ये रीज़न है ना कि ग्लूकोज की कमी तो ग्लूकोज अंदर आ रहा है। तो नंबर ऑफ रीज़न इसी वजह से कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस होती है ना, वो किस वजह से होती है? नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं, या तो कम हो जाता है, या फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो बाहर जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट आउट दी सेल, तो टू ऑब्टेन दी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस किस वजह? टू ऑब्टेन दी न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्या है? टू सीक्रेट द टू सीक्रेट द यूजफुल, ये गलत लिख गया है, टू सीक्रेट द यूजफुल सब्सटेंस। और सीक्रेट करने के लिए यूजफुल सब्सटेंस जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इसको भी सीक्रेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है ना, वरना अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होते तो क्या होता? नहीं हो पाते, हार्मोन्स हमें मैसेज ही नहीं दे पाते रिसेप्टर साइड पे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, सिक्रीशन ज़रूरी है। इट सीक्रेट द यूजफुल सब्सटेंस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और आगे क्या है? एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया,
ठीक है, सेल से आउट जो सिक्रीट होता रहता है ना यूरिया यूरिक एसिड, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस ज़रूरी है ना, टू जनरेट द आयनिक ग्रेडियंट या डिफरेंट कह लें, ग्रेडियंट को ही डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, अक्रॉस दी मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, हर नर्वस की मस्कुलर एक्टिविटी की एक ग्रेडियंट होता है आयनिक ग्रेडियंट, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है ना, टू मेंटेन दी पीएच को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें सेल के अंदर आ गई जो कि पीएच इंक्रीज़ करती है, तो फिर क्या होगा, सेल के लिए ख़तरा होगा ना, तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, सेल की जितनी पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ अंदर ना आ जाए जो कि पीएच को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। एंड आयोनिक कंसनट्रेशन, और क्या, आयोनिक कंसनट्रेशन विद इन द सेल, और जो आयोनिक कंसनट्रेशन होती है सेल के अंदर, ठीक है,